जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास जैकपॉट क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है, और वो भी मॉडल पेपर है आपका 4। ठीक है, क्लास 4 है आपका, मॉडल पेपर 4 है। 3 मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। ठीक है, पेपर 2 में भी आपके 4 मॉडल पेपर हो गए और पेपर 1 में भी 4 मॉडल पेपर। तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद इस क्लास को भी ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथियों, आज की क्लास जैकपॉट होने वाली है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है। पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति। इसमें साथियों ध्यान दीजिएगा, क्लास 4 से आने वाले टॉप 50 एमसीक्यूज विथ नोट्स सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। यदि आपके कॉलेज में आपका एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप हो रहा है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कॉलेज में एग्जाम हो रहा है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथियों, ये 50 समझ लीजिए, इसमें आप 40 प्रश्न और जोड़ लीजिए। नोट्स के माध्यम से भी आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। 5th सेमेस्टर में जो साथी हमारे साथ पढ़े थे, ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से पास हो गए, 6 सेमेस्टर में आ गए और 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसका पेपर कोड है POL 307, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनका पॉलिटिकल साइंस का 4 पेपर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये POL 307 है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो साथियों, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका जो पेपर का नाम सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी शानदार क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा साथियों, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई और कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट्स बहुत ही आपको काम आने वाले हैं। और साथियों, यदि पहली बार आए हैं या फिर बहुत दिन से क्लास देख रहे हैं, देखिए यूट्यूब एनालिटिक्स बता रहा है 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ देखिए, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो और कौन मुझे सपोर्ट करने वाला है। देखिए, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो प्लीज़ एक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो 80% है, कम से कम 50% आ जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। चले साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसमें की पॉइंट्स है। सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों को परमानेंट 5 या बिग 5 या फिर P5 के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है P5 के नाम से किसे जाना जाता है? सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों को P5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इन 5 अस्थाई सदस्यों में कौन कौन शामिल है भैया? चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और रूस है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल में जो अस्थाई सदस्य होते हैं उनको सुरक्षा परिषद में चुना जाता है। ठीक है, साल 2024 में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त राज्य अमीरात के स्थान पर नए अस्थाई सदस्य अपना कार्यभार संभालेंगे। अच्छा, वो नए अस्थाई कौन कौन से सदस्य हैं भैया? इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्ज़रलैंड के साथ मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं साथियों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना साल 1945 में हुई थी। इसका मकसद क्या था भैया? जैसे आप खाना खाते हैं, पूछता है कि आप खाना क्यों खाते हैं? तो खाना हम ऊर्जा के लिए खाते हैं, चलने फिरने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। उसी तरह से आपके एग्जाम में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मकसद क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, नए सदस्यों को स्वीकार करना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन को मंजूरी देना। ठीक है, चले साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं मैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको जितने भी इसमें नोट्स हैं वो नोट्स सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, चले
इसमें दूसरा प्रश्न दिया है साथियों, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? तो सुरक्षा परिषद में 5 देशों को, ठीक है, वीटो पावर मिली हुई है। अच्छा, वो 5 सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर है। इन 5 देशों के नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछता है, सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है? तो चीन सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा किसका होता है? तो महासचिव का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, ध्यान रखेंगे साथियों, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए एंटोनियो गुटेरस को नवे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तब तक तो कितने लोगों का शादी हो जाएगा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 2026 तक ये रहेंगे, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र महासचिव रहेंगे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहेंगे एंटोनियो गुटेरस 2026 तक। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न आपका पूछा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भी आपको मैंने पढ़ाया साथियों, एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है। चलें, पांचवा प्रश्न आपका पूछा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। की पॉइंट्स देखिएगा, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो ऋण देता है। इसका मुख्यालय कहाँ भैया? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, विश्व बैंक का अध्यक्ष परंपरागत रूप से एक अमेरिकी होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट है। अच्छा, आगे देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भैया? जुलाई 1944 में, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसका आधिकारिक नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD है। इसकी स्थापना का मकसद क्या था भैया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान को वित्तीय और तकनीकी मदद देना, ठीक है। 1946 में जब इसने पहली बार काम शुरू किया तब इसमें 38 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 189 सदस्य हैं। आपके एग्जाम में पूछता है विश्व बैंक में प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य। पहले कितने थे? 38 सदस्य, ठीक है। देखिए, जितने भी मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ साथियों, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव टाइप आएगा लिखने के लिए तो भी आप लिख सकते हैं विश्व बैंक के बारे में। चलिए, छठवां प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है तो भारत को कितनी बार चुना गया है? देखिए, भारत पहली बार 1950 से 51 में अस्थायी सदस्य बना था। आपके एग्जाम में पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पहली बार सदस्य कब बना था, अस्थायी सदस्य कब बना था? 1950 से 51 के मध्य में, ठीक है। उसके बाद 1967, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 11, 12 और 21, 22 में 2 साल के लिए सदस्य बना था, ठीक है। यदि आप आगे तैयारी करेंगे, ठीक है, IAS PCS की, तो ये सभी आपके लिए काम आएंगे, ठीक है, पढ़े रहेंगे तो। चलें, 7वां प्रश्न है आपका, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने किया है? सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है भैया? तो रूस ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, सोवियत संघ बोला जाता है इसको। चलें, ध्यान रखिएगा साथियों, 1992 के बाद, 1992 के बाद रूस वीटो का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश रहा है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर चीन है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने 1989 से वीटो का उपयोग नहीं किया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो यूके है, 1989 से 2024 के बीच में एक भी वीटो का उपयोग नहीं किया है, ठीक है। मार्च 2024 तक
रूस यानी यूएसएसआर ने 128 बार, अमेरिका ने 85 बार, यूनाइटेड किंगडम ने 29 बार, चीन ने 19 बार और फ्रांस ने 16 बार अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। चलें, 8वां प्रश्न आपका, वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया साथियों? तो ध्यान रखिएगा, चीन ने किया है। ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है? देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं क्या है। भारतीय न्यायपालिका के बारे में हमें क्या है, कथनों पर विचार करने हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमानित से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। क्या यह सही है? बिल्कुल करेक्ट है आपका। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये भी आपका करेक्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पहला और दूसरा। 5th सेमेस्टर में जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रा हैं, इसी तरह के प्रश्न उनके एग्जाम में ज़्यादातर आ रहे थे। यूसीजी नेट से प्रश्न उठा करके पूछ रहा था, तो इस बार मैं यूसीजी नेट के भी प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? तो शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, शक्तियों का जो पृथक्करण है उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत रखता है, करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 11वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, ये जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये आपके यूपीएससी लेवल के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्यों पढ़ा रहे हैं? ये आपके सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहे हैं, और आपके एग्जाम में भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 13 नंबर प्रश्न साथियों आपका क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 13 पूछा है, बहुत ही शानदार है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 14 क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा क्या है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, हम भारत के बारे में कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन क्या है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो बिल्कुल है जी, करेक्ट है ये आपका। दूसरा क्या है? जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये आपका गलत है। तीसरा क्या है? जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो केवल जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये आपके भारत के संदर्भ में बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये दोनों इनकरेक्ट है। चलें, इसमें केवल 1 जो है आपका कथन है, ठीक है, ये आपकी सही है, बाकी और आपके गलत हैं। ठीक है, चलें 15 नंबर प्रश्न क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है भैया? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो संवैधानिक सरकार कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 16 का। चलिए देखिए, जितने भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं, जो नहीं समझ में आएगा साथियों, आप वीडियो को रोक करके, क्लास को रोक करके आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण
समाविष्ट है? तो किस में है? समता के अधिकार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो राज्य की नीति निदेशक के तत्वों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है साथियों? बहुत ही शानदार तरीके से समझना पड़ेगा और ये आपको जानना भी अनिवार्य है। ठीक है, देखिए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ये जो द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, यह किसके कारण प्रस्तुत किया जाता है भैया? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है, बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 20 नंबर प्रश्न क्या है? परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ठीक है, जो परिभाषा होती है उससे संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? सीमित सरकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। देखिए, जो लोग छोड़ करके बीच रास्ते में चले जाते हैं क्लास को, बाद में वो बहुत पछताते हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, 21 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय हित किसका प्राण तत्व है? राष्ट्रीय हित विदेशी नीति का प्राण तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए, मैं क्लास बहुत दिन के बाद लाता हूं, लेकिन पूरा रिसर्च करने के बाद ही लाता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पढ़ा करके अपना काम निकल जाए, ऐसा नहीं। हाथ पकड़ा है तो पूरे अच्छे तरीके से निभाऊंगा साथियों। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं पेपर भी, अगर दूसरे विश्वविद्यालय में पेपर हो रहे हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी ही। चलिए, 22 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो कूटनीति, प्रचार और राजनीतिक युद्ध, आर्थिक साधन और साम्राज्यवाद और उपनिवेश और युद्ध, ये सभी क्या हैं भैया? ये सभी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन हैं। चले, 23 नंबर प्रश्न क्या है? थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के प्रकारों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा, ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? मैंने पहले भी क्लास कराए थे साथियों, उसमें मैंने बताया था अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी जा करके देख लीजिएगा आप लोग। चले, प्रश्न नंबर 24 क्या है भैया? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में, 1945। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी भैया? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए आप। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये रहा इंग्लिश में और ये रहा आपका हिंदी में। ठीक है, दोनों मैंने पढ़ा दिया आपको। अच्छा, डेट याद रखिएगा, अगर डेट भूल जाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, 16 नवंबर जरूर याद रखिएगा। मैंने 5th सेमेस्टर में आपको चेताया था और आपका डेट भी पूछा था पेपर में। ठीक है, तो इस बार भी साथियों पूरी तैयारी से, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, डेट याद रखेंगे। आगे देखिए, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका संविधान 1945 में लंदन में अपनाया गया था और 1946 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 25 क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं, फ्रांस, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। चलें, प्रश्न नंबर 26 है साथियों। 26 नंबर प्रश्न क्या है आपका? देखने का प्रयास करेंगे। यूनेस्को के उद्देश्य क्या हैं? आपके खाना खाने का उद्देश्य क्या है? हमको स्वस्थ रहना भैया, जिंदा रहना है, तो वही पूछ रहा है यूनेस्को के क्या उद्देश्य हैं भैया। तो यूनेस्को शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बिल्कुल। सांस्कृतिक विविधता, संवाद और शांति को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का
उपयोग, ये भी है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 में, ठीक है। चले, अच्छा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, ये इंग्लिश में होता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, हिंदी में बोलते हैं ऐसे। और इसकी स्थापना देखिए, डेट मत भूलिएगा, 11 दिसंबर 1946, डेट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए अवॉइड करेंगे तो परीक्षा में पछताएंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो मैं कहता हूँ डेट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो प्रश्न का लेवल भैया ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका बैक लग जाए, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। IOL का मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। IOL का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यह UN की एक विशेष एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। IOL का उद्देश्य क्या है भैया? ये भी जानना अनिवार्य है आपका। शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विविधता, संवाद और शांति को प्रोत्साहित करना। क्या यह आपका सही है या नहीं? तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना, क्या लेबर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गन? ये भी गलत है आपका। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, ये आपका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। देखिए परीक्षा में इसी तरह से आप पढ़ करके लगाइएगा, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। पढ़ करके आराम से इत्मीनान से उत्तर देना है। IOL का उद्देश्य क्या है? मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा, ये किसका कार्य है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, शिक्षा को प्रोत्साहन देना, और ये भी, और बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों को। चलिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या है भैया? 32 नंबर प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में है, ध्यान रखिएगा। यह संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। देखिए मैं छोटा छोटा जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अगला क्या है भैया? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 34 क्या है आपका? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो होते हैं कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं, ठीक है। ये भारत के संविधान का एक भाग है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। प्रश्न नंबर 35 क्या है? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, ठीक है, यह गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति है। प्रश्न नंबर 36 क्या है? भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा है साथियों? भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कौन सा कथन इसमें है भैया? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो ये गलत है आपका, ठीक है। संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, जी बिल्कुल करेक्ट आपका। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को
प्रभावित करेंगे, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें 2 और 3 हमारा करेक्ट था भैया, 2 और 3 किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? देखिए जो मॉडल पेपर होता है इसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 38 का। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, संसद निर्हरता निवारण, ठीक है, जो संसद है, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। दूसरा क्या है, उपरोक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया गया था, तो ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, शब्द लाभ के पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, नहीं किया गया भैया, गलत है आपका, ठीक है। तो 1 और 2 आपका करेक्ट है, तीसरा आपका गलत है। तो 1 और 2 देख लेंगे भैया किसमें सही है। तो पहले में दिया है 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। 40 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वह अनुच्छेद 21 है भैया, ठीक है। जो लव मैरिज होता है, लव मैरिज ब्याह होता है, वो अनुच्छेद 21 है, अपने मर्जी से ब्याह कर सकते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 42 है, 42 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का विचार किन 3 नेताओं ने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोंस टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन विचार को रखा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था काफ़ी एक्सप्लेन करके गुट निरपेक्ष के बारे में, ठीक है, तो क्लास जरूर जाके देख लीजिएगा। चलें, 43 नंबर प्रश्न क्या भैया, पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? बताइए। तो चगाई हिल्स पर किया था भैया, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में कभी कभी चगाई ऐसे लिख करके देता है, देखिए चगाई फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में देता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए दोनों में से कोई एक ही देता है, मैंने दोनों बता दिया, अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? चगाई हिल्स पर। कब किया था भैया? 28 मई 1998 को पाकिस्तान चगाई हिल्स पर अपना परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा देश है जो अपने देश में सुई नहीं बना सकता लेकिन हमारे देश को तोड़ने का सपना देखता है? तो नाना पाटेकर जी द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 44 क्या है आपका, नव स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? तो राष्ट्रीय एकता थी भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट आपका ए। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर कौन सा बयान गलत है? तो पढ़ना पड़ेगा। उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने से समर्थ बनाना, ये आपका करेक्ट है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में यह बयान आपका सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाना, ये गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 46 क्या भैया, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? पूछा है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। सुरक्षा परिषद, आम सभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताइए कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रश्न नंबर 48 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे?
तो पहले महासचिव ट्रिग्वे ली थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनीतिक ट्रिग्वे ली 1946 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। मैंने क्यों ये 1946 से 1952 पूछा है, आपके एग्जाम में पूछता है ट्रिग्वे ली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कब से कब तक रहे, तो जब आप पढ़ेंगे नहीं भैया तो उत्तर कहाँ से देंगे, तो इसीलिए पढ़ा दिए मैंने। ठीक है, चलें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी तरह से पूछता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। इसमें ट्विस्ट है, इस प्रश्न में क्या ट्विस्ट है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक है, 26 जून 1945 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसी तरह से, भारत ने, ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया था, 26 जून 1945 में। ठीक है, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। ठीक है, हस्ताक्षर कब किया था और शामिल कब हुआ था, दोनों याद रखिएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चौथे महीने में ही ज्वाइन कर लिया था हमारा देश संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर 26 जून 1945, ज्वाइन हुआ 30 अक्टूबर 1945। देखिए, जो मैं छोटा छोटा पॉइंट पढ़ाता हूँ ये बहुत ही शानदार होते हैं। 50वां प्रश्न क्या है, नए स्वतंत्र देशों को गठबंधन से अलग रहने का विकल्प मिला जब क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया, तब नए स्वतंत्र देशों को गठबंधन से अलग रहने का विकल्प मिल गया। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 50वां प्रश्न, देखिए जो मैं 50 प्रश्न लेकर आया था इसमें से कम 40 प्रश्न तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ा देता हूँ नोट्स के माध्यम से। ठीक है, 40-50 प्रश्न तो हो ही जाते हैं आपके। तो ये क्लास तो काफ़ी शानदार है, ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, कम से कम एक ही लोगों को शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करेंगे आप, आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर लीजिए भाई लोग यार, सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।